तो आज के चुनावी सभा में अभी आपको चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी, हमारे पंचायती राज के चुनाव के बारे में भी, सरकार की योजना के बारे में भी, और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारी ये प्रत्याशी खड़े हैं जो आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास करेगा। और हर जनप्रतिनिधि का ये धर्म बनता है कि वो जीतने के बाद जनता की सेवा करे, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, प्रमुख हो, प्रधान हो। ये सभी का दायित्व है कि जीतने के बाद वो जनता के बीच में जाए और उनकी समस्याओं का समाधान करे। और आज ये प्रत्याशी है, मुझे पूरा विश्वास है इनको आप सब जानते हैं। मैं सोचता हूं कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनको नहीं जानता होगा। अपने अपने क्षेत्र में सारे जानते हैं, उनके बीच में रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ था 1 साल पहले लोकसभा का, तो उस समय यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से मुझे बहुत कम लोग जानते थे। हाँ, इतना। और कई ये जानते थे कि भाई तुझसे विधायक है, ठीक है, अच्छा काम करता, चलो ठीक है, तो बुढ़ी बातों करता ना कर। और आप बिना जाने मुझे पहचाने, आपने जो मतदान किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने मुझे बिना जाने इसलिए मतदान दिया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इसलिए आपने मोदी जी के और कमल के फूल को वोट दिया। तो आज इस भीड़ को, इस आपके उमंग को और आपके उत्साह को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जब मुझे बिना देखे आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी की सेना है जो जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका मतलब आप इनको झोली भरकर जिता कर भेजेंगे वोट देकर, और ये प्रत्याशी आपकी सेवा में आसन में तैयार रहेंगे। और ये पंचायती राज के चुनाव हो या सरपंच या एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं, ये कई वर्षों से चले आ रहे हो रहे हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। और कई ऐसे बुजुर्ग बैठे जिन्होंने जब से आजादी के बाद में चुनाव शुरू हुए पंचायती राज में, तब से देते आ रहे। और जब मतदान करने के लिए जाते हैं तो एक विश्वास होता है कि हमारा ये प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का काम करेगा। इसी भरोसे बार बार देते गए और कई बार तक दिए। लेकिन इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो वो थी कांग्रेस। सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो कांग्रेस ने किया था। भारत आजाद हुए 73 साल हुए, और 73 साल में 60 साल तक इस देश पर राज करने वाली अगर कोई सरकार थी तो वो थी कांग्रेस। और उसके बाद में अगर किसी ने दूसरी ऐसी सरकार बनाई तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 6 साल हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शासन किया, और उसके बाद में 6 साल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ 60 साल है और एक तरफ 12 साल है। अब आप एक तुलना कीजिए कि 60 साल तक जिन्होंने शासन किया, उनके ऊपर अगर ये 12 साल अगर भारी नहीं पड़ जाए तो आप कौन वैसे मैं करूंगी, आपके सामने खड़ा होकर चैलेंज करता हूं कि वो सामने आकर बैठ जाए कांग्रेस के लोग, और आप सामने बैठना, हिसाब करना और बताना कि उन्होंने कौन से काम किए, वो अपना हिसाब दे और मैं इन 12 साल का हिसाब दूंगा। उनके हिसाब का पता चल जाएगा कि इस देश को किसने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब भारत के अंदर ये सरकार वो चल रही थी, उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले इस क्षेत्र के क्या हालात थे वो शायद ये बुजुर्ग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे युवा साथी नहीं जानते होंगे, लेकिन बुजुर्गों को पता है कि जब इनको अगर इस न तो पक्के मकान थे, न लाइट थी, न कोई और सुविधाएं थी,
और मैं हमारे यहाँ पर सड़क थी, और सड़क के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह से एक इंसान, एक आदमी के लिए उसके शरीर में जो धमनियां होती है, जो नसें होती है, उसका जितना महत्व है, बिना नसों के शरीर कोई काम का नहीं होता है क्या? उसी तरह इस देश की सड़कों का उतना ही महत्व है जितना कि शरीर की नसों का महत्व है। जब देश के अंदर सड़कें ही नहीं होगी तो उसका देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि सड़क होगी तभी उस गांव के अंदर विकास पहुंचेगा। और इस देश को सड़क गांव तक लाने के लिए कम से कम तो भी 50 साल इस देश के अंदर इंतजार करना पड़ा। और 50 साल बाद में नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। उसके बाद में गांवों के अंदर विकास होना प्रारंभ हुआ, गांव में लाइट आई तो उसके बाद आई का काम किया कि उनको पता है कि हमारी बहन बेटियों को इज्जत बचाना हम सब के लिए जरूरी है। जब वो सोच के लिए जाते थे तो उसकी इज्जत तार तार होती थी। वो कभी पेड़ के पीछे तो कभी आगरे के पीछे तो कभी किसी पेड़ के पीछे बैठती थी या किसी बाढ़ सोच जाकर अपनी इज्जत को बचाने का काम करती थी। वहीं बुजुर्ग इस बात का इंतजार करते थे कि कब धूप होगी और कब सर्दी के अंदर, तब वो जाकर सोच जाते थे। उनका सबको अगर और उन बहनों की इज्जत को अगर किसी ने बचाने का काम किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। उसके बाद में गाँव के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जब घर में रोटी बनाते थे तो रोटी बनाते समय क्या स्थिति होती थी? जब रोटी बनाना शुरू करते थे तो उस समय कभी लकड़ी गीली होती थी, तो उस समय बरसात के अंदर तो भी अगर कोई मेहमान आ जाता था तो वो सिर्फ वो फुटक नहीं करती थी, वो सिर्फ इस बात का कहती थी कि मेरी घर की इज्जत कैसे रहे। और वो आंखों से आंसू पहुंचते पहुंचते रोटी बनाकर हमारे को देती, हमारे मेहमानों को खाना खिलाकर भेजती थी। उस बहन के अगर उस आंखों के आंसुओं के दर्द को किसी ने समझा तो मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गाँव के अंदर गैस कनेक्शन देना प्रारंभ किया। गांवों के अंदर पक्के मकान नहीं होते थे, यहाँ पर सब झोंपड़े होते थे। मैं भी कई बार आया था और पक्का मकान देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि जब साधन ही नहीं आते थे तो सड़कें नहीं थी तो कैसे वहां पर पहुंचेगा। गांवों के अंदर पक्के मकान की अगर शुरुआत की, आपको पता है कि पक्का मकान सबके बराबर नहीं होता। कोई आज गांव के अंदर जिस तरह से हम देखते हैं कि एक भाई का पक्का मकान है दूसरे के नहीं है, या दूसरा पड़ोसी उसके पक्का मकान है दूसरे के कच्चा झोंपा होता है, जो कई बार देखते हैं जलकर सुहा हो जाता है। और कई बार तो उसके अंदर किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। वो अपने हाल के ऊपर रोता है, या कोई आसपास के लोग होते हैं उसका सहारा बनने की प्रयास करते हैं कि उस बेचारे के सब कुछ खत्म हो गया, उसको कोई पता नहीं कब कोई चिंगारी आया और उसकी भाड़ी को जलाकर राख कर दे। ऐसे समय में अगर उसके दर्द को किसी ने समझा और उसके अगर पक्का मकान का सपना अगर किसी ने पूरा किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँवों के अंदर पक्का मकान का प्रारंभ किया। आज चाहे गाँव के अंदर लाइट पहुंचाने की बात हो या किसान सम्मान निधि के तौर पर पैसा देने का विषय हो, ये सारे काम आज अगर देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के टाइम में शुरू हुए। और अब प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया कि आने वाले समय के अंदर हम हर घर पानी पहुंचे, तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को प्रारंभ किया। 2024 तक का लक्ष्य लिया है। देश के अंदर जिस तरह से मैंने लाइट पहुंचाई है वैसे ही सब घरों के अंदर पानी पहुंचे, तो उसके लिए भी घर घर टूटी योजना के तहत गाँवों के अंदर हर घर में टूटी पहुंचे और ढाणियों के अंदर भी 10-15 घरों के बीच में कैसे टूटी पहुंचे, इस योजना को प्रारंभ किया है। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वहां पर भी घर तक पानी पहुंचेगा। और मोदी जी ने तो जो कहा वो हम सब चाहते हैं, उन्होंने जो वादा किया वो हमेशा पूरा हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे तो धारा 370 हटी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी कहते हैं वो मोदी जी करते हैं। मोदी जी एक बात का ये भी ध्यान रखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अंतिम व्यक्ति को किस तरह से लाभ मिले इस बात की चिंता करते हैं। और आज ही किसानों के लिए भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए सम्मान निधि के हर 6 महीने, हर 4 महीने के अंदर 2,000 रुपए किस्त मोदी जी ने देना प्रारंभ किया। हर साल के 6,000 रुपए आते हैं। इस तरह से अभी 2 किसानों के बिल भी पास किए। उन बिलों के अंदर भी किसान को ये कर दिया कि किसान को आजादी दी है। मेरे को, मैं मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद जब मैं वहां गया तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दी थी कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है तो कैसे करें। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब हम बैठ के मंथन किया तो हमें पता चला कि किसान को तो आज तक आजादी नहीं मिली है।
किसान स्वतंत्र ही नहीं हुआ है। किसान तो भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन किसान आज भी आजाद नहीं है। अपने उत्पादन को बेचने के लिए उसको आजादी नहीं है। उसको सिर्फ इतना अधिकार है कि अपनी फसल है उसको अपनी ही मंडी के अंदर बेचना है। जो जैसे यहाँ से बाड़मेर की मंडी तो बाड़मेर में बेच सकता है, वो मालौदा में नहीं बेच सकता। वो किसान अगर उसको अधिक रेट मिलती है तो वो बाजार गुजरात के अंदर जाकर नहीं बेचता, वो दूसरे किसी राज्य में नहीं बेच सकता, और बाहर से कोई व्यापारी आकर भी नहीं खरीद सकता था। ये कानून बनाया हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि किसान को आजादी जरूरी। आज ये माइक है, माइक बनाने वाली फैक्ट्री कहीं पर भी माइक बेच सकती है। आज यहाँ पे ये बोतल बनाने वाली विश्व के किसी कोने के अंदर बोतल को बेच सकते हैं। एक सुई बनाने वाला संसार के किसी कोने के अंदर जाकर बेच सकता है। लेकिन मेरे देश का धरती पुत्र अन्नदाता किसान मेहनत कस रात दिन मेहनत करके काम करके और वो सांप और बिच्छुओं के बीच में खड़ा रहकर फसल को काट के और मंडी के अंदर लेकर जाकर बेचता है, तो उसको भाग तय करने का भी अधिकार नहीं। वहां पर भी आड़ती खड़े होकर जो मिले हुए होते हैं आपस में, और वो अपने को जैसे भाव देते वैसे औने पौने भाव के अंदर हमसे खरीदते, और उसके बाद में किसान अपना जो उत्पादन है बेचकर जैसे तैसे घर आता है। उसको रेट तय करने का भी अधिकार नहीं, और वो मंडी से बाहर किसी दूसरे को बेच भी नहीं सकता, और बाहर से कोई व्यापारी अधिक भाव में दे तो वो आकर खरीद भी नहीं सकता। ऐसे हालात इस देश के अंदर 70 साल तक चले। और मोदी जी ने अभी और हमने बैठकर तय किया एक कानून बने, 2 महत्वपूर्ण कानून। उस कानून के अंदर हमने कहा कि किसान अब अपना उत्पादन को मंडी परिधि के बाहर, वो देश के किसी कोने के अंदर वो किसान अपने उत्पादन को बेच सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये कानून बना दिया है, और किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ये कानून बना दिया है। मंडी के अंदर तो 4-5% टैक्स लगता है, और पंजाब के अंदर तो 8.5% टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का मंडी परिधि के बाहर अगर कोई व्यापारी आकर खरीदेगा या वो बेचेगा किसान, तो वो कोई गुजरात में अधिक रेट मिलेगा कहीं पर बेचे, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये कानून बना दिया। अब दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यहाँ पर हम इसको बनाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक जोन, यानी जैविक खेती का क्षेत्र घोषित करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र को बाड़मेर जिले कौन जैसलमेर, और वो इसलिए आज अगर किसान जैविक खेती का कोई अगर उत्पादन है, जैविक खेती का अगर लेना चाहता है अगर कोई, तो उसके उत्पादन के पैसे अधिक मिलते हैं, आप और हम सब जानते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है कि जैविक खेती, हम यहाँ पर सब जैविक खेती होती है। हम कभी यहाँ पर यूरिया नहीं डालते, कभी पेस्टिसाइड नहीं डालते। हमारे तो जो उत्पादन होता है वो जैविक ही होता है, और जमीन के पैसे अधिक देते हैं व्यापारी। लेकिन हमारे पास में सर्टिफिकेट नहीं है। एक सर्टिफिकेट आज अगर कोई किसान लेने के लिए जाता है तो उसको 30,000 रुपए 40,000 रुपए देने पड़ते हैं, और उसको 3 साल तक के लिए उसको सर्टिफिकेट के लिए जब उसका टेस्टिंग होगा भूमि का, उसके बाद में मिलता है, और उसके बाद में हर 3 साल के अंदर उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ये देश भर के अंदर कानून चलता है। लेकिन हमने तय किया कि हम आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र को पूरा ही एक साथ ऑर्गेनिक जोन घोषित करेंगे, ताकि किसान को किसी को सर्टिफिकेट लेकर बाहर के व्यापारी हमारे पास आएंगे और आकर कहेंगे कि आपकी बाजरी है, वो आप हमारे को बाजार के अंदर दूसरी जो देसी और जो बाजरी है, हाइब्रिड बाजरी है, उसकी रेट तो कितनी है। अगर मान लो रेट अगर 1400-1500 रुपए, तो अपनी और जो देसी बाजरी वो बिकेगी 2000-2500 रुपए के अंदर, 3-3 हजार रुपए के अंदर बिक सकती है। कोई अतिशयोक्ति नहीं, देसी बाजरी कहीं मिलती भी नहीं है। तो ऐसे समय के अंदर जब व्यापारी आएगा और मान लो आपके साथ में कोई सौदा किया, या कोई आपके मूंग के लिए आया, कोई मोट के लिए आया, और वहां पर आकर व्यापारी अभी क्योंकि एक देश एक बाजार कर दिया है, तो कोई व्यापारी अगर आएगा तो उसके लिए एक कानून बनाया है अभी मोदी जी ने, कि अगर कोई व्यापारी आकर आपके साथ में समझौता करेगा कि मैं आपके बाजरी को खरीदूंगा और मैं आपको 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, वो 100 रुपए के स्टाम्प पर दोनों किसान और व्यापारी के बीच में समझौता होगा, और उस समझौते के अंदर वो आपने मान लो रेट तय कर दी कि भाई मैं मेरी बाजरी को ये 1800 रुपए के अंदर बेचूंगा, या 1900 या 2000 के अंदर बेचूंगा। आपने मान लो समझौता कर लिया कि 1800 रुपए के अंदर मेरी बाजरी का मैं सौदा करता हूँ, जब फसल कटेगी तब मैं 1800 रुपए दूंगा, तेरे से लूंगा, और मैं अपना उत्पादन पूरा तुम्हारे को दे दूंगा। उनका एडवांस लेना है, जो देना है वो सारा हो जाएगा। उसके बाद में आपकी फसल कटने आएगी, उस समय वो व्यापारी अपना पैसा देगा और अपनी फसल को लेके जाएगा। और इस दौरान अगर रेट मान लो घट जाती है कई बार, और रेट घर के मान लो 1200 और 1100 रुपए हो जाती है,
तो व्यापारी को जो अपने एग्रीमेंट 1800 में किया है तो 1800 रुपए के अंदर खरीदना ही होगा। अगर नहीं खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और 100% पेमेंट होगी। अगर आपकी मान लो 10 लाख रुपए की बाजरी है तो उसकी जगह 25 लाख रुपए उसको पेनल्टी लगेगी। 150% अधिक पेनल्टी लगाने का मोदी जी ने प्रावधान कर दिया। और अगर मान लो आपकी रेट अगर कहीं पर बढ़ जाती है और बाजरी की रेट बाजार के अंदर देसी बाजरा है और उसकी रेट 2500 रुपए हो गई या 3000 रुपए की रेट हो गई तो अपन ने तो सौदा कितने में किया है? अपन ने तो सौदा 1800 में किया और रेट 2500 हो गई। तो ऐसे समय में मोदी जी ने इस कानून के अंदर प्रावधान किया है कि अगर किसान चाहे तो बढ़ी हुई दर के ऊपर दूसरे व्यापारी को 2500 के अंदर बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। व्यापारी अगर सौदे से मना कर देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसान अपने सौदे से मुकर के और दूसरे किसान को व्यापारी को बेच देगा बढ़ी हुई दर पे तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये कानून मोदी जी ने अपने देश में बनाए और इन दिनों को लेकर भी ये कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़े आ रहे हैं। किसान का भला क्यों हो रहा है? आज पंजाब के अंदर विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आनंद खाना ने राजस्थान में बिल बना एक दिन की जो विधानसभा बुलाई और बुलाकर कहा कि किसानों के लिए ये मंडी के बाहर मोदी जी ने टैक्स फ्री कैसे कर दिया। उन्होंने एक दिन हाथों हाथ बुला के कहा कि मंडी के बाहर भी हम टैक्स लेंगे। अब इससे ही पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या रही है 60 साल तक देश के अंदर किसानों प्रति। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इनकी एक ही सोच है किसी और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आज एमएसपी के ऊपर भारत सरकार हमेशा खरीद करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, चाहे वो मूंग हो, मोट हो या मूंगफली हो या दाल हो, जो भी खरीद होती है एमएसपी के ऊपर खरीद होती है। और बाजरे की एमएसपी आज 2150 रुपए है, आप सबको पता है। लेकिन 2150 में आपने कभी बेची नहीं ना। रेट कितनी है? 1300, 1400, 1500 रुपए के अंदर बाजरी बेच के हमको आना पड़ता है। भारत सरकार ने इस बार तय किया, क्योंकि मैं वहां पर मंत्री गया तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर बाजरा अधिक होता है तो बाजरे को एमएसपी पर खरीद अपने को करनी चाहिए। लेकिन हमने और कैबिनेट मंत्री माननीय तोमर साहब ने बैठकर विचार किया कि इस बार हम बाजरा खरीदेंगे अगर राजस्थान की सरकार हमारे को डिमांड भेजेगी, यानी कि मांग करेगी तो। क्योंकि ये कानून बना हुआ है कि राज्य सरकार जब मांग करती है तो भारत सरकार उसके ऊपर विचार करती है। तो राजस्थान सरकार में मेरे को एक दिन अशोक जी गहलोत मिल गए थे किसी कार्यक्रम। मैंने कहा इस बार भारत सरकार के अंदर हमने तय किया कि आप अगर डिमांड भेजोगे तो हम बाजरे की खरीद करेंगे ताकि किसानों को अधिक रेट मिलेगी। ये हमने तय कर दिया तोमर साहब ने और हमने। और उसके बाद में फिर इनके अशोक जी गहलोत के नुमाइंदे और भी कई मंत्री कभी मेरे को मीटिंग में मिले या वर्चुअल रैली के अंदर मुझे मेरी मीटिंग हुई, कृषि मंत्री जी की मीटिंग हुई तो मैंने उनको कहा था आप अपना एक पत्र भेज दो ताकि इस बार हम बाजरे की खरीद करेंगे तो आपकी चिट्ठी आएगी तो हम उसके ऊपर विचार करके और खरीद लेंगे। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान की सरकार ने अपने किसानों के बाजरी की खरीद करने के लिए भारत सरकार को पत्र भी नहीं लिखा। अरे पत्र लिख देते तो क्या फर्क पड़ जाता तुम्हारे को? इन किसानों का भला हो जाता, किसानों को पैसा मिल जाता। अगर भारत सरकार को डायरेक्ट अधिकार होता खरीदने का तो हम कब का खरीद कर देते। लेकिन इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी जिसकी वजह से खरीद वो नहीं कर पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप उसको खरीद करवाना चाहते हो 2100 के अंदर? अगर आप वास्तव में 2150 के अंदर बाजरे की खरीद करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। आपको आने वाले इस 1 तारीख को जब मतदान हो उस दिन कमल के फूल के ऊपर वोट दे देना। वोट की चोट जब उनको लगेगी तो भारत सरकार बाजरे की खरीद करेगी। कैसे को बनने दिया, इनकी ऐसी नीतियां बनती गई। सड़क के बारे में भी उन्होंने कहा कि सड़कें आएगी तो विकास हो जाएगा। आज एक बात कहना चाहता हूं, मैं कल गया था आदुराम जी के साथ इलाका श्रीराम वाला गया था, वहां पर इनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो वहां पर गया तो इनके मैं जा रहा था तो लंबी सड़क थी, एक बुढ़िया रोड थी और आसपास में बबूल थे या होली के जो हड़क पड़ी। मैं कहा अजूराम जी खेजी का बाट में मेरी हड़क में तो लेन जा रहा। आज 10, 12, 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो गया, अभी कोई नवंबर की हड़क ही को आई नहीं।